हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने इंडियन इकोनॉमी के जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें हमने फूड सिक्योरिटी के बारे में बात की थी, मतलब खाद्य सुरक्षा के बारे में हमने समझने की कोशिश की थी, ठीक है ना। तो उसमें हमने बहुत सारे बेसिक्स पढ़े थे, जैसे कि एमएसपी क्या होता है, एमएसपी कौन सीएसीपी डिसाइड करता है, तो सीएसीपी के बारे में क्या होता है, कैसे डिसाइड करता है एमएसपी, कौन कौन से फैक्टर कंसिडर किया जाता है। उसके बाद एफसीआई के बारे में हमने समझने की कोशिश की थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेसिक्स समझे जो सब कंसेप्ट्स हैं हमने फर्स्ट पार्ट में समझे थे। अब हम सीधे के सीधे पीडीएस को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में पीडीएस जो सिस्टम है, मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, देश में किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है फूड सब्सिडी मतलब खाद्य सुरक्षा वाला मुद्दा देश का बहुत ही रूट लेवल का मुद्दा है, क्योंकि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है अभी भी लगभग 25% जनसंख्या जो गरीब मानी जाती है, ठीक है ना। तो जो है ये आम आदमी से जुड़ा हुआ रूट लेवल पर डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत सिस्टम में ग्रामीण स्तर पर जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हमको समझने की कोशिश करना है कि पीडीएस क्या होती है, इसलिए हर साल लगभग इससे क्वेश्चन आते हैं पीडीएस के बारे में। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसके बारे में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आपको बहुत एक ऐसे फॉर्मेट में पढ़ना है और याद रखना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया हो तो इस पार्ट की सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखो हम बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे क्या था। देखो तो देश के आज़ाद होने के पहले 1943 में बंगाल में बहुत बड़ा एक अकाल पड़ा था, फेमाइन आया था। लगभग 2 से 3 मिलियन मतलब 20 से 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है ना। 20 से 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी, मतलब बहुत ही बड़ा फेमाइन आया था। 1960 के आसपास भी लगातार सूखे पड़ते रहते थे। इसी के बाद में ये वो समय है जब देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न जो है देश के पास तो नहीं था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ने पर बाहर से आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता था। ऐसा कई बार हो चुका है। इंदिरा गांधी ने भी जो है अमेरिका से एक बार खाद्यान्न से संबंधित जो है उनसे सहायता मांगी थी, और उन्होंने कंडीशन ये रखी थी कि भारत को अपनी जो मुद्रा है उसको डिवेल्युएट करना पड़ेगा, मतलब उसका डिवेल्युएशन करना पड़ेगा। तो उसका प्राइस जो हो जाएगा धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के साथ भारत ने जो है ये कंडीशन माननी पड़ी, क्योंकि देश के लोगों को खाना देना है तो हमको फूड सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए खाद्यान्न की जरूरत थी। उसके बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन हुए 1960 और 70 के बीच में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से खाद्यान्न की उपलब्धता हुई, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने हाई ईल्ड वेराइटी जो होती हैं, हाई ईल्ड वेराइटी मतलब अत्यधिक उत्पादन देने वाली वेराइटी होती है सीड्स की, वो हमने जो लगाना शुरू किया, और जिनको पानी बहुत चाहिए पड़ता है और खाद बहुत चाहिए पड़ता है, फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं। तो इस जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो देश के एक स्पेसिफिक भाग में, मुख्य रूप से नॉर्थ इन इंडिया में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन हो पाया, क्योंकि हाई यील्डिंग वेराइटीज को हमने उपयोग करना शुरू हो गया था। फिर व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, मतलब मिल्क प्रोडक्शन अचानक से बढ़ गया, तो जो मेटिंग वगैरह होती है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग वगैरह है, करना शुरू किया, और देश में जो है अचानक से जो है व्हाइट रेवोल्यूशन आया और मिल्क का उत्पादन अचानक से बढ़ गया। इसी के बैकग्राउंड में आप याद रखना अमूल का काम शुरू हुआ, अमूल स्टेबलाइज हो गया, ठीक है ना। इतना सब होने के बावजूद भी देश में लगभग 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अंडर नरिश्ड है, मतलब कुपोषण के शिकार है। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स ने भारत को 76वीं रैंक दी थी 113 देशों में, मतलब फूड सिक्योरिटी के मामले में। और उन्होंने 4 पैरामीटर को कंसिडर किया था, अफोर्डेबिलिटी को, अवेलेबिलिटी को, क्वालिटी को और सेफ्टी को। अफोर्डेबिलिटी मतलब सही दाम पर, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता पर, क्वालिटी मतलब उसकी गुणवत्ता के आधार पर, और सेफ्टी मतलब उसकी जो है सुरक्षा के आधार पर। ये 4 पैरामीटर में भारत बहुत ही पीछे है। तो ये बात आप समझिए कि 18 में ये जो स्थिति है कि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को हम फूड सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर हम विकास की क्या बात करें। तो ये जो है बहुत ही रूट लेवल का, मतलब ये ग्राउंड लेवल का मुद्दा है जो हमको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इन सब बैकग्राउंड में याद रखना है कि 1960 में भारत ने फिर पीडीएस सिस्टम देश में लागू करना शुरू किया, कि जो लोग हैं जो खेती करने के बावजूद जो है, जो मेहनत करने के बावजूद भी इतना खाना नहीं अपने आप को कमा पा रहे हैं कि वो अपना भर पेट अपने फैमिली को पाल सकें, तो देश को सहायता करनी पड़ रही है पीडीएस के द्वारा, ठीक है ना। तो 1960 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भारत में शुरुआत हुई, लेकिन इसमें बहुत सारे लीकेज हो रहे थे, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो इसको बाद में रिवैम्प किया गया, मतलब सुधार किया गया इसमें 1992 में, और उसको बोला कि इसको कुछ स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना चाहिए, ठीक है ना। तो टारगेट एरिया स्पेसिफिक प्रोग्राम के रूप में इसको बनाया गया, और 1775 ब्लॉक्स में इसको मुख्य रूप से लागू किया गया। इसको कहते हैं रिवैम्प पीडीएस, मतलब सुधरा हुआ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्योंकि इसमें लीकेज बहुत ज्यादा थे और सही लोगों को नहीं मिल
मिल पा रहा था। ठीक है, तो 1992 में रिवैम्प किया गया, इसको सुधार किया गया। उसके बाद में फिर 1997 में इसमें सुधार किया गया और उसको नाम बदल किया गया TPDS, मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब बिल्कुल फोकस करना है हमको कुछ सेक्टर में लोगों को, क्योंकि देखो इसमें बेनिफिशरीज जो होते हैं, हितग्राही की पहचान करनी पड़ती है। और हितग्राही की पहचान करते हैं राज्य, कौन करते हैं? राज्य करते हैं, जिस राज्य में वो लोग रह रहे हैं। तो हितग्राही की पहचान जो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन है वो स्टेट के द्वारा होता है। तो टारगेट करना पड़ेगा हमको कि हम किस जनसंख्या के लिए पीडीएस देना चाह रहे हैं। मतलब ये है पॉवर्टी की लाइन, ठीक है ना, और यहाँ है BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ है APL अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है साफ साफ होना चाहिए। तो हमने टारगेट किया कि हम BPL को और अंत्योदय अन्न योजना वाले जो लोग हैं, जो BPL में भी सबसे निचले तबके के 2.5 करोड़ लोग हैं, 2.5 करोड़ परिवार हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो 1997 में अगले लगभग 5 साल बाद इसको टारगेटेड पीडीएस बनाया गया और टारगेट किया गया कि हमको BPL के लिए और अंत्योदय परिवार हैं उनको टारगेट करना है। 1997 से किया गया, ठीक है ना। उसके बाद साथ साथ सरकार को ये भी लगा कि ये मुख्य रूप पूरी तरीके से केंद्रीकृत बना हुआ है, क्योंकि केंद्र पर कौन है? CFI बैठा हुआ है, और ठीक है ना, तो CFI ही पूरी खरीदी कर रहा है और पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है राज्यों को। लेकिन केंद्रीकृत पूरी तरीके से सफल नहीं होगा, फिर उसको डिसेंट्रलाइज किया गया और ऐसा बोला राज्यों को कि आप भी अपने लेवल पर कुछ खरीदी कीजिए, उसको भंडारण करिए और जो भी खर्च आएगा वो सरकार देगा। तो जैसे कि सरकार मिड डे मील चला रही है, ठीक है ना, सरकार ICDS प्रोग्राम चला रही है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चला रही है, मिड डे मतलब मध्याह्न भोजन चला रही है। तो इन बहुत सारी स्कीम के लिए बोला गया कि राज्य खुद खरीदी करें और जो ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं उनको उसको बांटना शुरू करें, जो भी खर्चा आएगा वो केंद्र सरकार जो है उसको सब्सिडी उसको बाद में राज्यों को दे देगी, ठीक है। तो ये जो सरकार, ये जो सिक्वेंस है लगातार सुधार होने का क्रम चलता आया है। 2019 में फिर सबसे सुधारात्मक जो कार्य हुआ है वो IMPDS हो गया है। IMPDS होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। I का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, तो IMPDS I होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। तो 2019 में आपको पता है कि सरकार ने की पॉलिसी चलाई, इसको हम क्या कहते हैं? वन नेशन वन राशन कार्ड। तो ये जो है लगातार सबसे नया सुधार है इस पीडीएस सिस्टम में, मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड। तो इसमें सरकार ऑप्शन देती है कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हो, मान लो कि मजदूर होते हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं और काम करने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं? महाराष्ट्र चले जाते हैं। तो उनको सरकार ये जो पॉलिसी के लाभ देना चाहती है कि आप राशन कार्ड को कर सकते हो, पोर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप बिहार के रहने वाले हो, आपका राशन कार्ड बिहार का है, लेकिन आप वहाँ जाकर उसको महाराष्ट्र का कन्वर्ट कर सकते हो। तो राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की जो बेनिफिट है वो कुछ कुछ राज्यों में दिया जा रहा है, सारे राज्य अभी इसमें इंक्लूड नहीं है। लगभग 14 राज्य हैं अभी जो पोर्टेबिलिटी की सुविधाएं दे रहे हैं। तो ये है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम है। तो आप कहीं भी जाकर कन्वर्ट उसको कर सकते हो अगर आपकी जगह चेंज होती है तो वहां पर आप जाके पीडीएस के द्वारा जो गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, शुगर मिल रही है, मिट्टी का तेल मिल रहा है, उन सबकी सुविधाएं ले सकते हो। क्योंकि इसकी बहुत बड़ी कमी ये निकल के आ रही थी कि बहुत सारे लोगों को जो लोकलाइज राशन कार्ड दिए जाते हैं, लेकिन लोग वहां नहीं रह रहे जहां उनका राशन कार्ड बना हुआ है और नई जगह पर उनको उस राशन कार्ड पर सुविधाएं नहीं मिल रही थी। तो ये जो सुधार लगातार इसमें पीडीएस में किए गए। तो उसके बाद 2000 से लगे देखो अंत्योदय अन्न योजना शुरुआत की गई थी। इसमें सबसे निर्धन से भी निर्धन 2.5 करोड़ परिवार जो होते हैं, मतलब बीपीएल में भी सबसे निचले तबके के 2.5 करोड़ लोग परिवार होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। तो जो स्टार्टिंग में इसमें 25 केजी दिया जाता था, लेकिन 2002 से जो है इसमें 35 केजी अनाज दिया जा रहा है, मतलब अंत्योदय अन्न योजना में। तो पीडीएस में वर्तमान में यही प्रावधान है कि लगभग 5 केजी जो फूड ग्रेन्स जो होते हैं प्रति व्यक्ति को हर महीने दिए जाते हैं। मतलब हर व्यक्ति को 5 केजी फूड जो है पीडीएस के द्वारा दिए जाते हैं। मतलब परिवार को 35 केजी के प्रावधान है और एक प्रत्येक व्यक्ति में हो तो आपको 5 केजी पर महीने के हिसाब से प्रावधान किए गए। तो ये जो हिस्ट्री है इसकी वो आपको अच्छे से याद रखना है कि 1960 में पीडीएस शुरू हुआ, 1992 में इसमें सुधार किया गया, इसको रिवैम्प पीडीएस कहा जाता है। और इसको एरिया टारगेटेड बनाया, मतलब जो मान लो ट्राइबल लोग हैं या फिर रिमोट एरिया में रहते हैं, कुछ बहुत सी पिछड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, एजुकेशन बहुत कम है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है,
उन ऐसे 1775 ब्लॉक को टारगेट किया गया था। उसके बाद TPDS बनाया कब? 1997 में, और उसमें एक स्पेसिफिक जनसंख्या को आर्थिक आधार पर बंटवारा कि BPL को हमको अंत्योदय अन्न योजना को मुख्य रूप से टारगेट करना है। 1997 में इसको डिसेंट्रलाइज भी किया गया साथ में, और 2019 में सबसे बड़ा प्रावधान क्या किया गया, जो वो IMPDS है, मतलब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसी के साथ में आपको 2013 का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी याद रखना है, उसको अलग से पढ़ेंगे इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट ने जो है इसका दायरा और बढ़ा दिया, मतलब BPL और AAY के अलावा और बहुत बड़ी जनसंख्या को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013 का, उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अब देखो तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, देखो एक किसान है, तो किसान सबसे पहले क्या कर रहा है, अपना अनाज बेच रहा है, तो उस किस पे बेच रहा है, MSP पे बेच रहा है। MSP कैसे होता है, कौन डिसाइड करता है, वो सब चीज़ें हमने पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप वो पार्ट पहले देख सकते हो। तो फार्मर MSP डिसाइड करेगा, जो CACP ने डिसाइड किया होगा, है ना, जो होगा आपका कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP ने MSP डिसाइड कर दिया, फार्मर ने MSP बेच दिया किसको, सेंट्रल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, FCI को बेच दिया। सरकार के पास पैसा आ गया, केंद्र सरकार ने देखो उसका सेंट्रल इशू प्राइस डिसाइड कर दिया, ठीक है ना, कि भाई जो चावल है सेंट्रल इशू प्राइस डिसाइड कर दिया, चावल का बोल दिया 3 रुपये पर केजी, और गेहूं का बोल दिया भाई 2 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको देना है, ठीक है ना। किसको दे दिया, फिर राज्य सरकारों को दे दिया, राज्य सरकार ने उसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। और FPS जो है फेयर प्राइस ऑफ होती है, मतलब जिनको हम कहते हैं क्या, उचित मूल्य की दुकान है जिनको कहा जाता है, वहां पर सब पहुंचा दिए, और FPS के द्वारा जो है वास्तविक लाभार्थी उनको पैसा मिल जाएगा। और सेल्स ऑफ ग्रेन्स हो जाएगी किस पर, CIP, मतलब सेंट्रल इशू प्राइस, मतलब इस प्राइस पर जो है इस बेनिफिशरीज को वो चीज़ मिल जाएगी। तो ऐसी लगभग 5 लाख फेयर प्राइस शॉप जो है पूरे देश में काम कर रही हैं, ठीक है। तो आपको चेन समझ में आ गई, किसान ने बेचा MSP पर किसको, सेंटर FCI को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, FCI ने राज्यों को दे दिया, राज्यों से फेयर प्राइस शॉप से पहुंच गया, और वहां से सीधा लाभार्थी जो गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी, उसने सीधे जाके 3 रुपये पर केजी पर चावल और 2 रुपये पर केजी पर गेहूं खरीद लिया। ये पूरी प्रक्रिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या है, मतलब कैसे बंटवारा किया गया है, तो देखो ये जो पूरी स्कीम है दोनों केंद्र राज्य मिलकर चला रहे हैं, ठीक है ना, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चल रही है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि FCI उसकी एजेंसी है, उसके द्वारा क्या करती है, प्रोक्योरमेंट खरीदी करती है, भंडारण करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, और बल्क अलोकेट कर देती है किसको, राज्यों को। तो ये पूरा काम कौन कर रहा है, FCI। तो भाई राज्य का काम क्या है, तो राज्य का काम क्या है, देखो सबसे पहले तो है कि अलोकेशन विद इन द स्टेट, राज्य में पूरी तरीके से उस खाद्यान्न का बंटवारा कर देना। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिली, ये सबसे मुश्किल काम है कि ऐसे लोगों की पहचान करना कि कौन से पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, कौन से लोग अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आते हैं, कौन से लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ये काम राज्य करते हैं, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं कि बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन। पहला चीज़ क्या होती है कि एक्सक्लूजन हो जाता है, मतलब लोग छूट जाते हैं, जो BPL में आते हैं वो छूट जाते हैं। दूसरी गलती क्या होती है, जो नहीं आते हैं वो भी काउंट कर लिए जाते हैं। तो ऐसा PDS सिस्टम पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। इसीलिए हमको क्या जरूरत थी, TPDS में इसीलिए लगातार सुधार की आवश्यकता की जा रही है कि हमको जो डेटा है वो डेटा इतना अच्छा तैयार करना है कि TPDS जो है टारगेटेड पूरी तरीके से सही आदमी तक पहुंच जाए। और ये काम किसका है, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, ये हितग्राही की पहचान राज्यों का काम है। उसके बाद इशू ऑफ राशन कार्ड भी देखो राज्यों के द्वारा दिए थे, मैंने आपको बताया। तो अभी जो IMPDS आया है, मतलब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट PDS, उसके द्वारा ये राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी की परमिशन दे दी गई। तो मुख्य रूप से काम किसका, राशन कार्ड देना ये राज्यों का ही काम है। उसके बाद सुपरविजन ऑफ द फंक्शन, कि सही चीजें सही हो पा रही कि नहीं, FPS सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें राज्यों का काम है। तो खरीदी, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और बल्क एलोकेशन राज्यों का काम है, केंद्र का काम है। और तो राज्य का काम क्या है भाई, राज्य में उसको पूरी तरीके से बंटवारा करना, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन करना, राशन कार्ड देना, उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करते रहना, ये इनका काम है, ठीक है ना। तो ये बात कही गई कि सामूहिक रूप से काम चल रहा है, ठीक है ना। यही बात जो मैंने अभी इंग्लिश में लिखी हुई, नीचे हिंदी में लिखी हुई है, तो आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो देश में लगभग 5 लाख FPS की दुकानें हैं जो पूरे देश में इनका नेटवर्क का जाल है, और उसके द्वारा गरीब आदमी तक सब चीज़ें सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। तो अब देखो चैलेंज क्या है फूड सिक्योरिटी में, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। देखो लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। 1972 में जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बना था, और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बने 1945 में, लगातार ये जो चीज़ें हैं ये रिपोर्ट्स जारी करते हैं और बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज रियल, क्लाइमेट चेंज हर साल हो रहा है। तो हमको ऐसी कृषि को प्रमोट करना है जो
एग्रीकल्चर रोबस्ट हो, ऐसे सीड्स को प्रमोट करना है जो कम पानी में, डिफरेंट, ज़्यादा ठंड में, ज़्यादा गर्मी में, सब प्रकार के मौसम को झेल सकें। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी लगातार लोगों को जारी करता है, जिसका गठन 1972 में हुआ था। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में बनी थी, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था, ये भी लगातार लोगों को जो है क्या कर रही है, अवेयर करने की कोशिश कर रही है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज को हैंडल करना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के द्वारा सीधे एग्रीकल्चर की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड होती है, और पर्याप्त उत्पादन होगा ही नहीं तो सरकार के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फसल आएगी कहाँ से? बात समझ आ रही है आपको? दूसरा है लैक ऑफ एक्सेस टू रिमोट एरियाज एंड माइग्रेशन। तो लोग या तो माइग्रेट कर जाते हैं तो पीडीएस का सिस्टम का फायदा नहीं ले पाते हैं, और दूसरा इतने दूर रहते हैं कि वहां पर सरकार की जो पहुंच है वो है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि सही बेनिफिशियरी तक सरकार को पहुंचना। फिर भाई ओवर पॉपुलेशन, इतने सारे लोग हैं, मैंने बताया कि लगातार हर साल पार्ट 1 में बताया था कि फूड सब्सिडी लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तब भी जो है लोगों, गरीबी वही बनी हुई है, पॉवर्टी की वही खराब स्थिति है। लगभग 25 से 30 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे आते हैं आज भी। तो ओवर पॉपुलेशन के कारण फूड सब्सिडी बढ़ती जा रही है और पॉवर्टी ठीक नहीं हो रही है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज फैसिलिटी, हर साल लगभग 50,000 करोड़ की फसल जो है, 50,000 करोड़ की फसल जो है खराब हो जाती है, कि उसका स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटी एफसीआई अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, रास्ते में खराब हो जाती है, स्टोरेज में, पानी में, बारिश में भीग जाती है, ठीक है ना। सबसे बड़ा चैलेंज होता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। मान लो कि मैं अपना राशन कार्ड लेके जाता हूँ ऑथेंटिकेशन के लिए, या फिर मान लो कि आधार वगैरह का सीडिंग कराने जाते हैं तो सीडिंग वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि आप ही हो ये, ठीक है ना, तो सीडिंग नहीं हो रही है। तो ये ऑथेंटिकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार आपको ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता कि आप ही हो वो व्यक्ति जिसका राशन कार्ड है, ठीक है ना, तो वो फिर क्या है कि आपको वो नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आगे निकल के आ रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा मनरेगा में भी निकल के आया था। अगर आप लगातार करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि मनरेगा में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि लोग मजदूरी करते हैं हफ्तों हफ्तों तक, और जब पैसे लेने जाते हैं तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन उनका फेल हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता किसके पास जाएं वो, ठीक है ना, क्योंकि यूआईडीआई के पास जाएं तो आधार का मामला उसके पास है, कि बैंकों को बोलने कि भाई हमारे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, तो उन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है, ठीक है। फिर करप्शन है, बहुत सारे लीकेज होते हैं इस सिस्टम में, कि बहुत बड़ा लगभग 20%, एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 20% जो पीडीएस का माल होता है वो सीधे बाजार में बिक जाता है, और जो उचित मूल्य की दुकान है वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि करप्शन के कारण लोगों तक पहुंच ही नहीं हो पा रही। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो देश आज भी जूझ रहा है और पिछले 75 सालों से बनी हुई है, वो है अनप्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, मतलब अनुत्पादक कृषि। मतलब खेती, जिनके पास जमीन है उनके पास केवल इतनी खेती कर पा रहे हैं कि अपना गुजारा कर पाएं। तो इससे क्या होता है, कृषि की एक्सेस नहीं हो पाती है। एक्सेस मतलब अधिकता में नहीं आ पाता तो लोगों तक पहुंचेगा नहीं। आप ही का काम चल रहा है तो जिंदा बने हुए हैं लोग जो खेती कर रहे हैं, जो खेती नहीं कर रहे हैं उनकी स्थिति और खराब है, जिनके पास जन्म से जमीन नहीं है। तो देखो भारत में उत्पादकता क्या है, देखो 2952 केजी पर हेक्टेयर की उत्पादकता है भारत में, और नॉर्थ अमेरिका में देखो क्या है, 7318 केजी पर हेक्टेयर है। मतलब लगभग समझ रहे हो आप, 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स प्रोडक्टिविटी वहां शो करती है। इसलिए वहां 2% लोग खेती करते हैं केवल अमेरिका में, और उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा। अमेरिका की इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है कि वो भाई दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं, जबकि केवल 2% लोग खेती करते हैं। अब एक कंपैरिजन करूंगा आपका, भारत और नीदरलैंड एक देश है, ठीक है ना। भारत का टोटल एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट होता है वो पिछली 2018 का डेटा, 18-19 का, वो है 38 बिलियन। भारत का 38 बिलियन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, और लैंड जिस पर खेती होती है वो है 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कुल लैंड जो है वो 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 12 करोड़ किसान है भारत में, और हर सीजन में भारत में खेती होती है, क्योंकि भारत में ऐसी तापमान तो है नहीं कि बर्फ जम गया, तो वैसा तो होता नहीं है। तो यहाँ ऑल सीजन है, बारिश गर्मी सब फसलें हर सीजन में उगाई जाती है। अब नीदरलैंड एक इतना छोटा सा देश है यूरोप का, उसका टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है 96 बिलियन, 96 बिलियन, जबकि उसका लैंड केवल कितना है, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब भारत से 80 गुना कम है, लेकिन तब भी। और यहाँ पर ऑल सीजन में खेती भी नहीं होती है, एक सीजन में, बस एक सीजन में खेती करते हैं। उसके बावजूद इतनी कम जगह है, 80 गुना कम भारत में जमीन है, लेकिन नीदरलैंड की देखो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितना है, 96 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं। ये है प्रोडक्टिविटी का कमाल। तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादन मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बनी है वो ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव नहीं है। तो ना वो टेक्निक सही उपयोग कर पा रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं है, सही सीड्स की अवेलेबिलिटी, सही फर्टिलाइजर्स का नॉलेज,
ठीक है, सही पेस्टिसाइड वगैरह, इन सब चीज़ों का जो टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं हो पाई है, तो भारतीय किसान लगातार घाटे में बने रहते हैं और प्रोडक्टिविटी आ नहीं पाती किसानों की। इतनी ज़्यादा ज़मीन होने के बावजूद प्रोडक्टिविटी नहीं है, इसलिए भारतीय किसान गरीब बने हुए हैं। अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी ना, तो वो उनको कोई सरकार की ज़रूरत नहीं है पीडीएस के द्वारा खाना देने के लिए। वो खुद भी अपनी रखवाली कर पाएंगे, खाना पर्याप्त ले पाएंगे और एक्सपोर्ट करके बहुत सारा पैसा भी कमा पाएंगे। तो ये है मेन चैलेंज फूड सिक्योरिटी का। बात समझिए आपको, तो ये सारे 6-7 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं और नीदरलैंड का एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना, ये ऐसे वगैरह में लिखने के लिए आपको काम आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कि सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव के द्वारा इस प्रॉब्लम का एड्रेस करने की कोशिश की है। तो देखो 2007 के बाद जब टीपीडीएस शुरू हो गया 1997 में, 1997 में, उसके बाद डिसेंट्रलाइज सिस्टम शुरू हो गया और 1997 में, उसके बाद सरकार ने 2007 में देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन स्टार्ट किया कि हमको देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी देना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी भाई, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मतलब कृषि की उत्पादकता बढ़ाना है, ठीक है ना। और उन्होंने बोला कि सॉइल रिस्टोर करना है, मतलब जो मृदा क्षरण वगैरह हो रहा है या मृदा की जो क्वालिटी जो है वो कम है, उन सब चीज़ों को टारगेट करना है, जिसके द्वारा एड दिए गए, बहुत सारे सही बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास किए गए। इसके अलावा सॉइल टेस्टिंग वगैरह के काम शुरू हो गए, ठीक है ना। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत 2007 में हुई और इसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषि उत्पादकता को हमको बढ़ाना है और मिट्टी की क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश करना है। उसके बाद देखो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत भी 2007 से की। उसको बाद में 2014 में इसका नाम बदल के कर दिया RKVY, मतलब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रफ्तार नाम से जो है RKVY रफ्तार 2014 से ये सरकार योजना चल रही है। इस योजना ने क्या किया है कि हमको रेम्यूनरेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना है। रेम्यूनरेटिव मतलब नगद पैसा उपलब्ध कराने वाली, मतलब कृषि में ऐसी एक्टिविटीज को बढ़ावा देना जिससे किसानों को सीधा पैसा या नगद की उपलब्धता हो। आपको एक बात पता होना चाहिए कि सरकार ने वादा किया है कि 2022 तक हमको कृषि में जो किसान है, किसान की आय जो है वो दुगना करना है। ये सरकार इस दुगना करने के उद्देश्य से काम कर रही है कि 2022 तक उसको कृषि में जो संलग्न किसान हैं, जो एफिलिएटेड फार्मर्स हैं, उनकी इनकम को दोगुना करना है। इसीलिए आपको याद रखना होगा कि सरकार बहुत सारी प्रयास दे रही है। आपको पता है वर्तमान में फसल बीमा योजना वगैरह के लाभ दिए जा रहे हैं। पीएम किसान के द्वारा भी 6,000 रुपये साल में दिए जाते हैं, मतलब 2,000 की 3 किस्तें दी जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक ऐड देने की कोशिश है कि लोग किसान जो हैं अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकें, उनको पैसे सीधे उनके हाथ में मिले। तो ये रफ्तार के द्वारा भी देखो सरकार ने क्या किया था कि रेम्यूनरेटिव एक्टिविटी बढ़ाना है ताकि जो है एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप हो और नगदी हो। तो इसमें सरकार ने प्रयास किए थे कि मान लो कि जैसे कोई एक छोटी मोटी मशीन वगैरह उपयोग कर सको, जैसे आप आलू उगाते हो तो कोई बहुत ज़्यादा मशीन की जरूरत नहीं है कि आप उसको चिप्स बनाने के द्वारा उसको पैकिंग करके मार्केट में बेच सको। तो ये होती है एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप कोई फसल उगा रहे हो तो उसको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप उसका कच्चा माल बाजार में ना बेच के आप उसका एक उत्पाद के रूप में उसको बाजार में बेच के नगद के रूप में आप प्राप्त कर सको। तो नगदी मिलेगी तो फिर आप अपने भोजन की उपलब्धता अच्छे से कर पाओगे। तो कृषि विकास पर सरकार ने बहुत ध्यान दिया। उसके बाद 2013 में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए। कंप्लीट शिफ्ट जो है 2013 के बाद से हुई, क्योंकि लगातार ये प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि टीपीडीएस वगैरह में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि सही लोगों को जोड़ना, कि जो बेनिफिशरीज हैं बीपीएल में आते हैं उनको जोड़ना, और जो बीपीएल के ऊपर है मतलब जो पॉवर्टी में नहीं आते हैं उनको छोड़ना। ये दोनों तरीके हैं, सही तरीके से हमको लागू करना है। और ऐसा लगातार शिकायतें आ रही थी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है, लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो अभी भी पीडीएस के दायरे से बाहर है। तो सरकार ने फिर अंततः 2013 में एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के नजरिए से। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया। इसमें क्या किया गया, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात की गई हमने अब इसमें, क्योंकि पहले हमने फूड सिक्योरिटी की बात की गई थी, भाई खाना पर्याप्त मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को फूड सिक्योरिटी से कर दिया न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि भरपेट खाना जरूरी नहीं है कि पोषक तत्व उसमें हैं भी, ठीक है।
तो इसमें ये क्या है कि हमको एक्सेस टू एडुकेट क्वांटिटी ऑफ फूड और अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करना है, ताकि लोग डिग्निटी के साथ, मतलब इज्जत के साथ, गरिमा के साथ अपना जीवन बिता सकें, ठीक है ना। तो खाद्य और पोषण के लिए जो सुरक्षा प्रदान करना है हमको लोगों को, और उनको एक और उद्देश्य था कि सस्ती कीमत पर पर्याप्त गुणवत्ता का भोजन भी आम आदमी को मिल सके। देखो, हमने एसडीजी जो गोल्स हैं हमारे, जो हमको 2030 तक पूरे करने हैं, उसमें भी हमने वादा किया हुआ है। उसमें जो गोल नंबर 2 है वो है क्या, तो गोल नंबर 2 है वो भी यही बात करता है। क्या बात करता है? पहला जो होता है वो बोलता है जीरो हंगर, और दूसरा बोलता है नो पॉवर्टी। बात समझ रहे हो आपको? तो ये जो है दोनों गोल्स ही हम इसी से रिलेटेड हैं, गोल नंबर 1 और गोल नंबर 2। जीरो हंगर और नो पॉवर्टी, ये दोनों के दोनों, दूसरा है जीरो हंगर और पहला है नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी का पूरी तरीके से उन्मूलन, और दूसरा है जीरो हंगर। गोल नंबर 1 और गोल नंबर 2 ये एसडीजी जो हमको पूरे करने हैं 2030 तक। सरकार ने इस पर भी असम जुड़ी हुई है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हमने यही वादा कर रखा है, ठीक है ना, कि हर प्रकार की भूखमरी को हमको देश से विदा करना है 2030 तक। तो गोल नंबर 2 है जो जीरो हंगर का, उस पर हमने वादा किया हुआ है। तो सरकार को लगातार क्या है, अनाज की आवश्यकता पड़ती है, और बहुत सारी अन्य स्कीम भी हैं जिनके माध्यम से भोजन की उपलब्धता या फिर न्यूट्रिशियस फूड की अवेलेबिलिटी लोगों तक दी जा रही है। जैसे कि देखो, मिड डे मील आपको पता है पीडीएस की तरह दिया जाता है, आईसीडीएस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो ये सारी की सारी जो स्कीम्स अलग अलग चल रही थी, यहाँ पर मिड डे मील चल रही है, ठीक है ना, यहाँ पर पीडीएस चल रहा है, यहाँ पर आपका आईसीडीएस चल रहा है, तो सब के सब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसके अंतर्गत में लाया गया कि इन सबको अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ही लाया जाएगा। तो वही हमने बात की कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं भारत के, जो हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वादा किया है, उन सबको हमें पूरा करना है। गोल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी प्रकार की भुखमरी को समाप्त करना है। और जितनी भी पॉलिसीज चल रही थी इस एक्ट के बाद वो एक ही अम्ब्रेला के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस एक्ट के अंदर प्रावधान क्या है? देखो, इस एक्ट में सबसे बड़ा प्रोविजन ये किया गया है कि 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन जो है अब सब्सिडाइज, मतलब अनुवृत्ति वाला खाना, मतलब सस्ते दामों पर खाना को प्राप्त करेगी। किसके अंतर्गत? टीपीडीएस के अंतर्गत। मतलब अब टीपीडीएस को स्पेशल फोकस दे दिया गया है कि जाओ टीपीडीएस टारगेट करो 75% ग्रामीण जनसंख्या को और 50% लगभग शहरी जनसंख्या को टारगेट करना है। मतलब 67% टोटल पॉपुलेशन देश की जो है वो इसके अंतर्गत आ गई। मतलब 2/3 पॉपुलेशन जो देश की है वो अब पीडीएस के अंतर्गत आ जाएगी। मतलब कोई भी छूटना नहीं चाहिए। 2/3 पॉपुलेशन, 2/3 जनसंख्या इसी के अंतर्गत सीधे सीधे खाद्यान्न प्राप्त करेगी। और 2/3 का मतलब होता है लगभग 81 करोड़ रुपए, 81 करोड़ लोग आ गए देश के सीधे सीधे पीडीएस के अंतर्गत में। और इसमें 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल उनको अब प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो, याद रखो आप, एक है गरीबी की डेफिनेशन। गरीबी की डेफिनेशन जो हमारा विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन दी है कि कोई व्यक्ति जो $1 प्रतिदिन से कम कमाता है वो गरीब है। $1 भारत में 70 रुपये होता है। इस हिसाब से तो 80% जनसंख्या गरीब हो जाएगी, 70 से 80%। लेकिन भारत की डेफिनेशन कहती है 70 रुपये, 27 रुपये। ये तेंदुलकर कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी बनी थी, एक रंगराजन कमेटी बनी थी। तो इन दोनों ने जो है लगभग आसपास ही बताए थे कि 27 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कोई कमाता है, 31 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कम कमाता है। इतने रुपये यदि आप एक दिन में कमा पा रहे हो, इससे ऊपर कमा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, इससे कम कमा रहे हो एक दिन में तो आप गरीब हो। तो ये जनसंख्या जो है यहाँ पर इन्होंने लगभग ये बात कही थी। और इस हिसाब से लगभग 30% जनसंख्या जो है एवरेज 30% जनसंख्या गरीब आ रही थी। लेकिन यहाँ पे देखो पीडीएस के अंदर खाना कितने लोग खा रहे हैं? 67%। जबकि देश में गरीब कितने हैं? 30%। मतलब ये बात जो है, ये कमिटीज ने जो काम किया है, इन्होंने क्राइटेरिया बहुत गलत है इनका। मतलब इस रुपए में आदमी खाना भी नहीं खा पा रहा है, क्योंकि वास्तव में जो खाना खा रहा है वो कितने परसेंट लोग हैं? 67% लोग। और गरीब कितने हैं? 30%। मतलब वास्तव में गरीब कितने होने चाहिए? 67% लोग ही गरीब होने चाहिए, ठीक है ना। एक क्राइटेरिया ये भी है इस चीज़ों को देखने का। तो ग्रामीण आबादी का 75%, शहरी आबादी का 50% लगभग लोग इसके अंतर्गत खाना प्राप्त कर रहे हैं। क्या क्या प्रोविजन थे इसके अंदर? बहुत सारे प्रोविजन किए गए थे। देखो, महिलाओं, बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, दूध पिलाती महिलाओं के लिए जो है न्यूट्रिशियस फूड की उपलब्धता करवाना, ठीक है ना।
तो ICDS है, मिड डे मील है, उसके अंतर्गत भी इन सब प्रकार के लोगों को टारगेट करना है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री न्यूट्रिशन देना है, MDM मिड डे मील में स्कूल बच्चों को देना है स्कूल जाएंगे तो। अगर गर्भवती महिलाएं हैं या फिर दूध पिलाती महिलाएं, उनको मैटरनिटी जननी सुरक्षा 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है ना। मातृत्व सुरक्षा योजना भी है, मातृ वंदना योजना है, तो ये सब चीज़ों के माध्यम से सरकार टारगेट कर रही है, 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइम में दिए जाते हैं, जैसे कि पहले जन्म के पहले आप जैसे ही पंजीकृत करते हो तो इसके लिए तो फिर आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। फिर बीच में लगातार रेगुलर चेकअप करवाते हो तो फिर 1,000 रुपये मिल जाता है। फिर अस्पताल में जन्म होता है तो फिर 2,000 रुपये मिल जाते हैं, ठीक ना। फिर सारे टीके लग जाते हैं तो फिर 2,000 रुपये मिल जाते हैं। तो ऐसे ही सरकार ने एम बनाए हैं ताकि टीकाकरण भी, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हो जाए और पूरा इनको बेनिफिट ही मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डेली लेबरर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं, तो उनका काम नहीं कर पाते प्रेगनेंसी की वजह से, तो फिर वो फूड नहीं उनको अच्छे से मिल पाता है, ठीक है ना। तो बच्चा फिर माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, कुपोषित हो जाता है, तो सरकार उसको भी टारगेट करना चाहती है। तो इसके द्वारा एक प्रोविजन में ये भी किया गया था, बहुत अच्छा प्रोविजन है कि जो घर की सबसे बड़ी महिला है उसके नाम पर राशन कार्ड दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यदि राशन कार्ड आपको बनवाना है तो घर की जो सबसे बड़ी महिला है उसके नाम पे, तो वुमन एम्पावरमेंट का एक सेगमेंट माना जाता है। तो ये प्रोविजन उसके अंतर्गत किए गए थे, ठीक है ना। पहली बात तो लगभग 67% जनसंख्या को टारगेट किया गया, 75% ग्रामीण और 75% ये और 50% कौन सी जनसंख्या, 50% शहरी जनसंख्या को टारगेट किया गया, ठीक है ना। और उसके बाद बाकी सारी योजनाओं को अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत ला दिया, 6,000 रुपये की डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया और राशन कार्ड सीधे महिलाओं के नाम पर दे दिया गया। तो ये सारे प्रोविजन उसी के अंदर थे। अब क्वेश्चन आता है कि भाई PDS को क्या सोल्यूशन है, कैसे आप बेहतर करोगे। तो बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं और उसको आप ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। सबसे पहले देखो, सारी पॉलिसी को इंटीग्रेट करो, डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करो, लैंड एग्रीकल्चर सुधार करो। आप कृषि सुधार की बहुत ही ज़रूरत है देश में। लैंड होल्डिंग, बहुत छोटे छोटे खेत में उसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम आती है, लैंड रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है देश में, ठीक है ना। साइज बढ़ाओ फार्म्स की, वही लैंड रिफॉर्म संबंधित है। इसके अलावा कृषि सुधार में आपको कृषि सुधार में देखो, सिंचाई आ जाती है तो इरिगेशन की सारी स्कीम्स आ जाएंगी, सीड वगैरह आ जाएंगे, उर्वरक आ जाएंगे, पेस्टिसाइड आ जाएंगे, बायो पेस्टिसाइड आ जाएंगे। ये सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है एक ब्रॉड टॉपिक कृषि सुधार के अंतर्गत आता है। इरिगेशन के लिए देखो, एरोपोनिक्स है और हाइड्रोपोनिक्स है। एरोपोनिक्स होता है जब हवा में जड़ें होती हैं, और हाइड्रोपोनिक्स होती है जब पानी में होती हैं। तो जहाँ सॉइल खराब है वहाँ पर इस प्रकार के अप्रोचेस को प्रमोट करना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े और किसानों के पास जब उपज बढ़ेगी तो पैसा भी बढ़ेगा। ऐसी क्रॉप का इस्तेमाल करो जो किसी भी प्रकार के वातावरण के लिए तैयार है, जैसे कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है। ये SRI तकनीक होती है, चावल उत्पादन में उपयोग की जाती है। नाम याद रखना, आपको एग्जाम्पल में लिखने के काम आएगा। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कम से कम पानी में भी अच्छी क्वालिटी का चावल उत्पन्न किया जाए। तो ये कहलाता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इस प्रकार की तकनीकें हर फसल के साथ उपयोग की जानी चाहिए। क्रॉप को डाइवर्स करो। आप ऐसा नहीं कि एक ही फसल उगाते जा रहे हो खेत में। अगर आप लेग्यूम उगा रहे हो, मतलब दालें एक फसल उगा लेते हो, तो फिर उसके बाद राइस उगाओ या गेहूं उगाओ, ठीक है ना। ग्रोइंग अप अगर नॉन सीरियल क्रॉप्स ही उगाओ, तो गैर दालें फसलें होती वो भी उगाओ, जैसे ऑयल सीड्स उगा लो, सोयाबीन वगैरह, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी अल्टरनेट उगाओ। तो इस तरीके को करोगे तो एक तो सॉइल अच्छी रहेगी, दूसरा प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, ठीक है ना। और उसके बाद जो बाजार में हर चीज़ों की उपलब्धता रहेगी तो मूल्य भी नियंत्रित रहेगा, मतलब प्राइस भी कंट्रोल में रहेंगे। बेटर स्टोरेज करो। हर साल मैंने बताया लगभग 50,000 करोड़ की फसल खराब होती है, मतलब सरकार के पास जो है स्टोरेज फैसिलिटी ठीक नहीं है, मतलब जितनी खरीदी कर रहे हो उतना आप स्टोर नहीं कर पा रहे हो। अडॉप्शन ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी को आपको ट्रीट करना है, क्योंकि बच्चे को पोषण के भी शिकार होते हैं। कहा जाता है कि टोटल 10 लाख में से लगभग 4 लाख बच्चे जो होते हैं, मतलब हर 10 में से चौथा बच्चा जो है वो भारत में क्या है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, मतलब 1/3 मान लो आप लगभग। तो ये जो है बहुत बड़ी समस्या है। तो कुपोषण को ट्रीट करना है, सही खाना देना पड़ेगा। तो ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब फिश वगैरह जो होते हैं उनको उपलब्धता बढ़ाई जाए, और जो बच्चे खाते हैं उनको प्रोटीन की उपलब्धता के लिए फिश रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाए। ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे, ठीक है ना। बायोटेक के द्वारा देखो सिलेक्टिव ब्रीडिंग किया जाए, जैसे काऊ की सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं तो मिल्क सही उपलब्ध रहेगा। मिल्क रहेगा तो कुपोषण के लिए कैल्शियम की कमी है, प्रोटीन की कमी है, फिर जो खाना नहीं मिलता है न्यूट्रिशन उसको कंट्रोल कर पाएंगे हम, ठीक है ना। और बच्चों को जो है सही मात्रा में पोषण वगैरह मिल पाएगा। उसके बाद एक इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स को ले लो, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ले लो, लोकल कम्युनिटी आंगनवाड़ी वगैरह होती है उनका सहयोग लो, ताकि ये चीज़ें रूट लेवल पर सही व्यक्ति तक पहुंच पाएँ। न्यूट्रिशन जितने प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे ICDS हो, चाहे मिड डे मील हो,
ठीक ना, चाहे न्यूट्रिशन मिशन हो देश का, उन सबको टारगेट करो और सबको मॉनिटर करो कितना चल रहा है। जो अब ग्रामीण स्तर पर पैसे की पहुंच बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनको रूरल और अर्बन एरियाज में चल रहे हैं, जो परचेसिंग पावर को बढ़ाते हैं, मतलब आम लोगों के पास सीधा पैसा पहुंचाते हैं, जैसे कि मनरेगा है तो डीबीटी के दौरान को सीधा डेली मेहनत करते हैं और अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को सही इम्प्लीमेंट करो, ठीक है ना। टीपीडीएस और डीबीटी को इंक्लूड करो साथ साथ में। देखो टीपीडीएस के द्वारा भी और डीबीटी के द्वारा कैसे सहायता की जाए, ये हमेशा डिबेट चलता रहता है, क्योंकि टीपीडीएस में हम क्या दे रहे हैं, अनाज, और डीबीटी में सीधा पैसा देती है कैश। तो कोई लोग बोलते हैं कि अनाज ना दो, सीधा पैसा दे दो, आप तो उनको खुद खरीदने दो, क्योंकि अनाज वगैरह का जो है ये बीच में क्या हो जाता है, ये पहुंच नहीं पा रहा है सही लोगों तक। तो बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करो, अनाज उनको बाजार से खरीदने दो, पैसा उनके सीधे अकाउंट में दे दो। तो ये बात है, डिबेट हमेशा चलता रहता है। तो दोनों पक्ष में जो है डिबेट होते हैं। तो मनरेगा वगैरह से सीधा आपको काम करवा जाता है और पैसे दिए जाते हैं, और टीपीडीएस में आपको क्या होता है, आपको केवल अनाज दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है डिबेट चलता रहता है। तो पैसे में जैसे कि पीएम किसान पॉलिसी चल रही, तो पीएम किसान में 6,000 रुपये कैश सीधे अकाउंट में दिया जा रहा है और पीडीएस के द्वारा अनाज दिया जा रहा है। जो एफपीएस फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकानें हैं, उनको ऑटोमेट कर दो आप, उनको बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, आधार वगैरह की सीडिंग करना आसान हो, है ना। जितनी भी जो एंड पॉइंट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है वो सारी की सारी एफपीएस को दो, ताकि वो सारी सुविधाएं वहाँ कर पाएँ और सही व्यक्ति को आइडेंटिफिकेशन अच्छे से हो जाए और उसको पीडीएस का सही फ़ायदा मिल सके। आईएमपीडीएस की बात मैंने आपको बता दी कि वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की गई है, तो वो फायदा सरकार ले रहा है, तो इसको अच्छे से लागू करो। सब राज्यों में इसको लागू करके ये बेनिफिट दिए जा सकते हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो यही फूड सिक्योरिटी के लिए पूरी दुनिया में काम कर रही है, जैसे कि फाओ है, जिसका गठन 1945 में किया गया था। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये भी एक मानवीयकृत रूप से देखो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है और हंगर के लिए और फूड सिक्योरिटी प्रमोट करने का काम करता है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, ये भी देखो पॉवर्टी और हंगर के लिए टारगेट करता है पूरी दुनिया में। वर्ल्ड बैंक 1944 से काम कर रहा है। तो ये नाम बस आप याद रखना, ये एग्जाम्पल वगैरह में लिखने के काम आएंगे कि दुनिया में काम कौन कर रहा है, ठीक है ना। तो आगे क्या है, देखो हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, इसके हम शुरू से मेंबर रहे हैं। तो हाँ, और उसके बाद एक और जो कॉवेनेंट है, ये है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स हैं। तो मतलब हम ये वादा कर चुके हैं कि हम अपने सिटीजन को देखो सोशल कल्चरल इकोनॉमिक सारे राइट देंगे और ह्यूमन राइट भी देंगे। और जो भोजन तो सबसे प्राइमरी आवश्यकता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के प्रत्येक नागरिक को पोषक युक्त खाना मिले, मतलब केवल फूड सिक्योरिटी ना हो, पोस्ट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये हम इनसे बंधे हुए हैं और इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार को काम करना चाहिए। तो इंडिया को ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि सब साथ में मिलके असमानता के खिलाफ, फूड डाइवर्सिटी, इंडिजिनस राइट्स, एनवायरमेंटल जस्टिस के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है ना, ताकि सही खाद्य सुरक्षा मिले, असमानता, खाद्य विविधता, स्वदेशी अधिकार, पर्यावरण, ये सभी मुद्दों को साथ में लाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये कंक्लूडिंग रिमार्क के फॉर्म में आप लिख सकते हो कि केवल एक चीज़ को फोकस करके आप काम नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में टारगेट करनी पड़ेंगी। जैसे बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए, 6 से 14 साल के बच्चे हैं, लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, गर्भवती महिलाएं, सबको टारगेट करना पड़ेगा एक साथ। तो आपको सामाजिक परिवेश भी बदलना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट भी देने पड़ेंगे, आपको भोजन भी देना पड़ेगा, तभी जाके एक ह्यूमन कैपिटल जो है, मानव पूंजी ऐसी खड़ी होगी जो देश के विकास में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे पाएगी। तो ये ऐसे के रूप में मैंने आपको बताया कंक्लूडिंग रिमार्क, कंक्लूजन आपको कैसे लिखना है, ठीक है। मुझे लगता है कि सब कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और दोनों पार्ट को आप सीक्वेंस में देख के नोट्स बनाएंगे तो आप इस टॉपिक को बहुत एक डिटेल से समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर लें, अगर उसके लिए कंटेंट हेल्पफुल हो तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।